नमस्कार दोस्तों। क्योंकि आज इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ था तो वो आर्टिकल डिस्कस करने में जो काफ़ी टाइम चला गया, तो इसलिए हम लोगों ने जो है आज के एडिटोरियल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। और आज का जो दूसरा पार्ट है, इसमें बचे दो आर्टिकल हम लोग जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड और अंक्लोस ट्रीटी से रिलेटेड जो आर्टिकल है उसको अब इसमें डिस्कस कर लेंगे। तो पहला देख लेते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के वेंकैया नायडू जी ने ये आर्टिकल लिखा है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लेकर के हम आपको बताएं कि पहले भी हम लोग जो है एक वीडियो बना करके अभी कुछ ही दिन पहले जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड को। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं इस आर्टिकल से, हमने केवल वही पॉइंट निकाल लिए हैं और उन पॉइंट्स को आप लोग देख लीजिए। तो जो हमने वीडियो बनाया था इसके पहले, एकदम कंप्लीट वीडियो बनाया यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर, आप लोग उसे जाके देख सकते हैं। और आप चैनल पर जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा ईजिली, सोशल इश्यूज़ करके आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अब आप देखिए कि यहाँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो उनमें जो वेंकैया नायडू जी हैं वो स्टार्टिंग हमने कुछ पॉइंट वाइज निकाल लिया है। तो आप देख लीजिए कि वहाँ पे हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि डॉक्टर अंबेडकर जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के फेवर में ही थे। और डॉक्टर अंबेडकर के अलावा दो लोग और भी थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और के.एम. मुंशी। तो इन लोगों ने जो है पूरा सपोर्ट किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का पूरा मन था उस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए। इस पर भी हम लोग बातचीत कर चुके हैं, पूरा डिटेल डिस्कशन। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे हमने पॉइंट्स के तौर पे उनके जो स्टेटमेंट्स हैं, ताकि आप मेंस के एग्जाम वगैरह में कभी जो है कोट कर सकते हैं, उन स्टेटमेंट्स को निकाल लिया है। और बाकी कुछ एक दो पॉइंट्स जो थोड़ा अच्छे लगे इंक्लूड कर सकते हैं आप आंसर राइटिंग में, उनको निकाला है। तो आप देखिए स्टार्टिंग जो है उन्होंने की है वेंकैया नायडू जी ने, इंडिया बीइंग ए डाइवर्स नेशन इज होम टू मैनी रिलीजन्स ईच विद इट्स डिस्टिंक्ट पर्सनल लॉज गवर्निंग मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, सक्सेशन। तो देखिए पर्सनल लॉज जो है इन्हीं 5 मैटर्स को लेके बनाए जाते हैं। और ये 5 मैटर्स जो हैं इन्हीं को लेकर के अलग अलग लॉज बने हुए हैं अलग अलग धर्मों के अकॉर्डिंग। चूँकि भारत जो है बहुसांस्कृतिक देश है और यहाँ पे जो है 8 धर्म हैं पूरी दुनिया में, तो 8 धर्मों के लोग आपको भारत में मिल जाएंगे। तो ज्यूज़ के बारे में हमने आपको वहाँ बताया भी था कि भारत में कोई अलग से ऐसा सेपरेट एक्ट वगैरह नहीं बनाया गया है, बाकी सबके लिए कुछ ना कुछ एक्ट बना हुआ है। और मुस्लिम्स के लिए जो है उनका सरिया बेस्ड कानून चलता है, इसको सरिया एप्लीकेशन एक्ट 1937 बोला जाता है। तो आप जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला वीडियो जब देखेंगे तो आपको बहुत डिटेल वहाँ सब कुछ पता चल जाएगा कि किस तरीके से जो है अंग्रेज़ों के समय पहले अंग्रेज़ों को डर लगा, फिर जो है लैक्स लॉ की रिपोर्ट आती है, लैक्स लॉ की रिपोर्ट जो है क्या रिकमेंडेशन करती है, और लैक्स लॉ की रिपोर्ट की रिकमेंडेशन के बाद किस तरीके से 1856 में, फिर 65 में, फिर 66 में, फिर 72 में, फिर 1928 में, फिर 1937 में, इस तरीके से जो है धीरे धीरे करके पर्सनल लॉज का डेवलपमेंट होता जाता है। और फाइनली जो है 1956 में हिंदू कोड बिल आता है। और हिंदू कोड बिल जो है वो 4 पार्ट्स में था और उसको मिला करके कुछ लोगों ने ये टिप्पणी की कि ये जो है ये कुछ नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक छोटा वर्जन है। तो उसको जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का छोटा वर्जन माना, उसका बहुत बृहद व्यापक स्तर पर विरोध भी हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ सुनने को मिल जाएंगी बहुत डिटेल में। इसके अलावा जो प्रॉस कॉन्स हैं, अपोनेंट्स उसके बारे में क्या सोचते हैं, और प्रपोनेंट्स उसके बारे में यानी समर्थन करने वाले, विरोध करने वाले क्या क्या तर्क देते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाना या नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ जो है वेंकैया नायडू जी तो इसके पक्ष में ही बोल रहे हैं लगातार। तो बोलते हैं कि ये 5 मैटर्स को लेकर के जो अलग अलग कानून है, जो पर्सनल लॉज हैं, इट वुड बी एक्यूरेट टू से दैट द एब्सेंस ऑफ ए यूनिफॉर्म सिविल कोड हैज़ ओनली सर्व टू परपिचुएट इनइक्वालिटी। ये कह रहे हैं कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का ना होना जो है वो केवल शाश्वत असमानताओं को लगातार बनाए रखा, मीन्स असमानताओं को लगातार बनाए रखेगा और कुछ नहीं है इसका मतलब। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आता है तो जो असमानताएं हैं वो लगातार, इनइक्वलिटी जो है लगातार बनती रहेंगी, इनकन्सिस्टेंसीज जो हैं वो लगातार बनी रहेंगी। और कहाँ बनी रहेंगी? हमारी जो रिच डाइवर्सिटी वाली लैंड है उसमें, जो हम विविधता वाला देश है हमारा, उसमें जो है लगातार असमानताएं, इनकन्सिस्टेंसीज मीन्स अनिरंतरता बनी ही रहेगी। इनफैक्ट दिस हैज़ बीन ए हिंड्रेंस इन द नेशंस प्रोग्रेस। और फाइनली ये कहते हैं कि इनके हिसाब से, ऑथर के अकॉर्डिंग, कि दिस हैज़ बीन ए हिंड्रेंस, एक बहुत बड़ी रुकावट सी हो गई है इन द नेशंस प्रोग्रेस, राष्ट्र की प्रगति में, टुवार्ड्स सोशल हार्मोनी, सामाजिक सौहार्द के लिए, इकोनॉमिक एंड जेंडर जस्टिस। अब इसके बाद आप देख लिए बी.आर. अम्बेडकर ने जो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में क्या
कहा था इसके ऊपर, तो इसको देख लेते हैं एक बार। आई पर्सनली डू नॉट अंडरस्टैंड वाई रिलीजन शुड बी गिवन दिस वास्ट एक्सपेंसिव ज्यूरिसडिक्शन सो एज टू कवर द होल ऑफ लाइफ एंड टू प्रिवेंट द लेजिस्लेचर फ्रॉम इंक्रोचिंग अपॉन दैट फील्ड। मीन्स उनका कहना ये था कि हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि धर्म के लिए कानून बनाने का इतना बड़ा क्षेत्र छोड़ने का क्या मतलब है, जबकि हम ये जानते हैं कि लोगों के जीवन को किस स्तर तक जाके ये प्रभावित करेगा। आगे बोला उन्होंने, आफ्टर ऑल व्हाट आर वी हैविंग दिस लिबर्टी फॉर, वी आर हैविंग दिस लिबर्टी इन ऑर्डर टू रिफॉर्म आवर सोशल सिस्टम। तो खैर उन्होंने कहा कि मैं ये कहता हूँ कि ये आज़ादी हमें मिली तो मिली क्यों भाई, हमें इसीलिए मिली ना आज़ादी कि हम एक नए सोशल ऑर्डर को डेवलप कर सकें, सोशल सिस्टम को बना सकें, विच इज़ सो फुल ऑफ इनइक्विटीज़, जिसमें इनइक्विटीज़ ना हो, सो फुल ऑफ इनइक्वलिटीज़, डिस्क्रिमिनेशंस एंड अदर थिंग्स। मीन्स हम एक ऐसा सिस्टम बना सकें जिसमें ये सारी इस तरीके की चीज़ें ना, हमें आज़ादी इसलिए मिली है विच कन्फ्लिक्ट विद अवर फंडामेंटल राइट्स। और ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, इनइक्विटीज़ हैं, इनइक्वलिटीज़ हैं, ये सब जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्रैश करती हैं, फॉलो नहीं करती पूरे तरीके से, कहीं ना कहीं जो है दबाती हैं उनको। इट इज़ देयरफॉर क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर एनीबडी टू कंसीव दैट द पर्सनल लॉ शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट। फिर उसके बाद आगे देखिए आप, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने क्या बोला है इसके लिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी बोलते हैं, द आर्टिकल एक्चुअली एम्स एट एमिटी, व्हाट इट एम्स एट इज टू ट्राई टू अराइव एट ए कॉमन मेजर ऑफ एग्रीमेंट इन रिगार्ड टू दीज मैटर्स। और उसके बाद आगे जो है के एम मुंशी के लिए है कि के एम मुंशी जी के लिए ये जो है 2 बार रिपीट हो गया है, सॉरी नीचे देख लीजिए आप लोग, कि के एम मुंशी जी ने बोला है कि द पॉइंट हाउ एवर इज दिस whether we are going to consolidate and unify our personal law in such a way that the way of life of the whole country may in course of time be unified and secular. What have these things got to do with religion? I really fail to understand. मीन्स उनका कहना था कि हम लोग संविधान सब मतलब लगभग सबने वही बात कही कि संविधान सभा बनी है ताकि हम जो है एक बेहतर समाज बना सकें, संविधान का एक अच्छे संविधान का निर्माण करके। और फिर हम उसके बावजूद क्या कर रहे हैं कि जो वास्तव में जिसकी वजह से असमानताएं फैली हुई हैं उस उतने बड़े एरिया को हम छोड़ ही दे रहे हैं। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि हम लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। आई रियली फेल टू अंडरस्टैंड। ये के मुंशी जी का कहना था। और इसके बाद जो है आगे देखिए, यूसीसी अगर नहीं होती है या यूसीसी अगर आ जाता है तो यूसीसी आने के बाद वेंकैया नायडू जी जो है क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक मतलब कई सारे पॉइंट्स में से कि ये पॉइंट अच्छा था। तो यूसीसी वुड एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस दैट डिप्राइव वुमेन ऑफ देयर राइट्स एंड प्रोवाइड देम विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रोटेक्शंस। तो इनका कहना है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है तो महिलाओं जो अपने अधिकारों से वंचित हैं उन महिलाओं के साथ में जो भेदभाव भरी प्रैक्टिसेस हो रही वो ख़त्म हो जाएंगी और उन्हें जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रोटेक्शन मिलेगा। और इसके बाद जो है इसके अलावा ये कहते हैं कि जहाँ पर भी लोग परेशान हैं इस चीज़ को लेके या फिर कि जो है यूसीसी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, या जो लोग विरोध कर रहे हैं या जो सहमति नहीं बन पा रही है, जो कंसेंसस नहीं बन पा रहा है, तो उसके लिए इन्होंने एक जो है सजेशन दिया है, बड़ा अच्छा सजेशन है कि द डाउट्स इन द माइंड्स ऑफ सम एंड द अपोजिशन टू दिस इनिशिएटिव स्टेमिंग फ्रॉम अनफाउंडेड एप्रीहेंशंस नीड टू बी एड्रेस्ड थ्रू इनलाइटेंड डिबेट एंड कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट। तो ये कह रहे हैं कि थ्रू द इनलाइटेंड डिबेट मीन्स एक अच्छी बहस करके या वार्ता करके और संरचनात्मक निर्माण के उद्देश्य से जो बातचीत की जाती है उस तरह से बातचीत करके जो है किसी के मन में अगर इसको लेकर के जो आशंकाएं हैं तो उन आशंकाओं का समाधान किया जा सकता है। इसके बाद आते हैं आज हम लोग का जो दूसरा आर्टिकल था उसको देख लेते हैं। तो ये आर्टिकल जो है एक ट्रीटी पर है जो अभी यूएन में काफ़ी समय से जो है डिस्कशन चल रहा है, अभी भी टोटली पूरी तरीके से साइन नहीं हो पाई है। मरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शंस। तो इसका मतलब ये समझ लीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक क्षेत्र को लेकर के हैं ये सारी चीज़ें। तो इस ट्रीटी को लेकर के कुछ प्रॉब्लम्स भी सामने आई, कुछ देशों ने विरोध किया और इसको ये आखिरकार जो है ये मामला सारा कहाँ से उठा और कैसे चला ये समझ लेते हैं हम लोग। तो इसके लिए हम लोगों ने जो है हम लोग कह रहे हैं सॉरी हमने इसमें जो है कुछ पॉइंट स्टार्टिंग से उठा के डाल दिए हैं चूँकि ये अनक्लोज से रिलेटेड है। तो आप सबसे पहले देख लीजिए कि 1982 में पहली बार जो है यूएन असेंबली ने इस कन्वेंशन को पारित किया। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी वॉज एडॉप्टेड इन 1982। तो इसको अनक्लोज बोलते हैं शॉर्टकट में, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। उसके बाद ये कहते हैं कि ये जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव डिज़ाइन बनाता है फॉर लॉ एंड ऑर्डर
कहाँ? फॉर द वर्ल्ड ओशियंस, जो दुनिया का समुद्री क्षेत्र है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र है, उसके लिए एक लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था करता है और जो उसके संसाधन है उनके नियमन की भी व्यवस्था करता है। मीन समुद्र से रिलेटेड सब प्रकार के नियम कानून आपको वहाँ मिल जाएंगे मैक्सिमम, पर फिर भी कुछ कमियां रह गई होंगी। तो फिर उसके बाद में जो है कहते हैं कि यूएनजीए यानी जनरल असेंबली ने यूनाइटेड नेशंस की 2015 में जो है एक लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट बनाने की, अब ये देखिए ये जो बन रही है ट्रीटी, ये लीगली बाइंडिंग होगी, जो भी इसके सिग्नेटरी होंगे वो लीगली बाइंडिंग होगी उनके ऊपर। तो एक लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट अंडर अंक्लोज बनाने का जो है प्रस्ताव आया 2015 में, और ये प्रस्ताव क्या करेगा? ऑन द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन। तो ये बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन जो आ रहा है, जैसा कि आपको पता है कि जो किसी देश की मुख्य भूमि होती है उससे कुछ किलोमीटर तक का, आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, आप बताइएगा कि कितने किलोमीटर तक का एरिया जो है वो इंटरनल होता है, उसकी किसी देश की सीमा में ही उतना समुद्र माना जाता है। तो उसके बाद जो बाहर का एरिया है उसमें किस तरीके से मरीन बायोडाइवर्सिटी को लेकर के सारे देशों के बीच में आपसी सहयोग रहेगा, किस तरीके की जो है अनुसंधान की गतिविधियां रहेंगी, इस सारी चीज़ों को जो है लेकर के नियम कानून व्यवस्था बनाने के लिए ये स्टेप उठाया गया। 2015 में प्रस्ताव आया और कह रहे हैं कि 19 जून को, यानी अभी जो है पिछले महीने की बात है, यूएन ने जो है अडॉप्ट किया इसको फाइनल करके, मरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन ऑन द हाई सीज ट्रीटी। हाई सीज का मतलब वही है, बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन। और फिर कह रहे हैं कि ये तीसरा एग्रीमेंट जो है, ये तीसरा एग्रीमेंट है अंक्लोज के अंदर जिसे अप्रूव किया गया है। इसके पहले 1994 और 95 में भी है 2 एग्रीमेंट पास किए जा चुके हैं, जिनमें से एक एग्रीमेंट जो है वो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी को लेकर के था और दूसरा एग्रीमेंट जो है वो फिश स्टॉक्स एग्रीमेंट को लेकर के था। उसके बाद आगे इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो प्रोसेस है वो 2002 में एक्चुअल में स्टार्ट हुआ था हाई सीज को लेकर के, और 2015 में अभी हम लोग बात कर चुके हैं। 2015 में जब प्रस्ताव आया तो उस समय जो महासभा है उस महासभा ने एक प्रिपरेटरी कमेटी बना दी। तो प्रिपरेटरी कमेटी जो है उसने इस ट्रीटी का ड्राफ्ट तैयार किया और इसने जो है ड्राफ्ट तैयार करने के लिए ये तय किया कि जो इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंसेज होंगी, जो आईसीजी यहाँ लिखा हुआ है, आईजीसी इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंसेस के लिए, कि जितने भी देश जो भी इससे संबद्ध हैं तो वो सारे देश बैठ के बातचीत करेंगे। तो ऐसी 5 कॉन्फ्रेंस हुई और 5 कॉन्फ्रेंस होने के बाद जो ये पूरी ट्रीटी बन पाई है। तो हर कॉन्फ्रेंस में बातचीत के दौरान कुछ समस्याएं आई सामने। तो अभी देखिए आप कि जो आईजीसी नेगोशिएशंस हैं उनमें ट्रीटी तो उसके बाद कह रहे हैं कि 5 निगोशिएशंस के बाद जो है 2023 में, यानी 19 जून 2023 को जाकर के ये ट्रीटी जो है यूनाइटेड नेशंस ने अडॉप्ट कर पाई। और इसका काम क्या है? टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल रेगुलेशंस टू प्रोटेक्ट लाइफ इन ओशियंस बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन। उसके बाद आप आगे देखेंगे कि ये ट्रीटी आखिरकार करती क्या है। तो ये ट्रीटी जो है कुछ क्रिटिकल इशूज़ जो है उनको डील करती है, और वो क्रिटिकल इशूज़ क्या हैं आप देख लीजिए। द इंक्रीजिंग सी सरफेस टेम्परेचर, जो समुद्र की सतहों का तापमान बढ़ रहा है ये। दूसरा, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मरीन बायोडाइवर्सिटी, कोई कहीं बहुत ज़्यादा दोहन कर रहा है संसाधनों का या जैव विविधता जिससे प्रभावित हो रही है। तीसरा, ओवर फिशिंग। चौथा, कोस्टल पॉल्यूशन। और पांचवा, अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन। तो ये 5 प्रॉब्लम्स जो हैं, इन 5 प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए इस ट्रीटी को लाया गया है। ट्रीटी का नाम याद रखिएगा, शॉर्टकट में तो आप याद रख ही सकते हैं, BBNJ बोलते हैं शॉर्टकट में इसको, BBNJ। ओके। उसके बाद कह रहे हैं कि जो कन्वर्सेशंस चल रही थी तो उन कन्वर्सेशंस में क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, तो उन स्टेप्स को लेकर के किसने विरोध किया, क्या समर्थन किया, कैसा कौन सा विरोध जो है कैसी सहमति बना पाया, ये देख लेते हैं हम लोग। तो पहला स्टेप जो लिया गया वो ये लिया गया है इस ट्रीटी के अंदर कि मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाए जाएंगे। और मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ जो बनाए जाएंगे तो उससे जो ओशियंस हैं उनको ह्यूमन एक्टिविटीज़ से प्रोटेक्ट किया जा सकेगा। और इसको जो है 3/4 वोट से पारित किया गया, ठीक है। और इससे तो जो मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाए जाएंगे वो मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ 3/4 वोट लेकर के बनाए जाएंगे, ताकि 3/4 वोट लेने के बाद इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि बाकी कोई देश जो है ऐसा वीटो और जो नहीं होता कि किसी तरीके से बनने नहीं देते हैं, रोक देते हैं किसी चीज़ को, तो ऐसा कोई नहीं कर पाएगा। दूसरा स्टेप जो लिया गया वो क्या लिया गया कि जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है उसको आपस में शेयर करेंगे और
जो मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं, यानी जो मौद्रिक लाभ होगा, उस मौद्रिक लाभ को भी आपस में बांटेंगे। तो दूसरा स्टेप जो है साइंटिफिक इंफॉर्मेशन और मॉनेटरी बेनिफिट्स को शेयर करने के लिए लिया गया, और इसको जो है बांटने के लिए एक मैकेनिज्म बना दी गई, क्लियर हाउस मैकेनिज्म। और क्लियर हाउस मैकेनिज्म के थ्रू जो है 3 बातें देखिए होंगी, क्या कि जो मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर करेंगे, जो मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज है उसको सारे लोग आपस में शेयर करेंगे, और एरिया बेस्ड मैनेजमेंट टूल्स, जो अलग अलग एरिया, जैसे मरीन प्रोटेक्टेड एरिया सब एक जगह तो होंगे नहीं, तो अलग अलग जहाँ जहाँ बने होंगे तो उसके हिसाब से उनके प्रबंधन के लिए अलग अलग चीज़ों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो वहाँ जो भी व्यवस्था होगी तो वो सब साझा रहेगा सबके लिए, और विल बी ओपन टू एक्सेस फॉर ऑल पार्टीज। तो इससे क्या होगा कि जो सिस्टम बनेगा मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज और उनके मैनेजमेंट को लेकर के, उसमें जो है एक तरह से ट्रांसपेरेंसी और बूस्ट आएगा कोऑपरेशन को लेकर के। फिर उसके बाद आखिरी तीसरा काम जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग और मरीन टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट को लेकर के किया गया है। तो वो काम क्या किया गया, वो ये किया गया है कि साइंटिफिक एंड टेक्निकल बॉडी बनाई गई है, और ये साइंटिफिक और टेक्निकल बॉडी जो है करेगी क्या, तो ये करेगी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। जैसे सपोज करिए कि कहीं जो है आप हाई सीज में कहीं पे कोई जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी या फिर कोई रिसर्च फैसिलिटी या किसी अदर तरीके की कोई ह्यूमन एक्टिविटी आप करना चाहते हैं, तो जैसे आपने देखा होगा कि भारत सरकार जब कोई प्रोजेक्ट लगने वाला होता है कहीं किसी जगह पे, तो पर्यावरण मंत्रालय जो है उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करता है, मीन्स पहले जांच करता है कि जब ये प्रोजेक्ट लगेगा तो पर्यावरण को कितना नुकसान होगा। तो पर्यावरण को नुकसान में कि आप जहाँ प्रोजेक्ट बना रहे हैं वहाँ जंगल है, तो जंगल में आप इतने पेड़ काटेंगे, जितने पेड़ आप काटेंगे उससे कितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, कितना सिक्वेस्ट्रेशन कम हो जाएगा, यानी कार्बन का अवशोषण कितना कम हो जाएगा। इसके अलावा वहाँ के आसपास की बायोडाइवर्सिटी कितना नुकसान पहुँचेगा। इसके बाद जो एमिशन होगा उस एमिशन का क्या असर पड़ेगा क्लाइमेट चेंज पे। तो इन सारी चीज़ों का असेसमेंट जो किया जाता है उसको कहते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो ऐसे ही जो है यहाँ पे भी मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ को लेकर भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो किया जाएगा, अगर कोई जो है लगाता है ऐसा कोई प्रोजेक्ट वगैरह कहीं लगाते हैं। और इसके लिए जो है एक साइंटिफिक एंड टेक्निकल बॉडी बनाई गई है, और ये पिलर जो है आप समझ रहे हैं ना, कैपेसिटी बिल्डिंग और मरीन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। और इसका काम क्या रहेगा साइंटिफिक एंड टेक्निकल बॉडी का, तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करेगी। दूसरा काम रहेगा कि जो स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस हैं वो बनाएगी असेसमेंट प्रोसीजर्स के लिए, कि असेसमेंट प्रोसीजर जो है वो किन गाइडलाइंस के अंदर किया जाएगा। जैसे अभी हमने आपको इतने सारे मेजरमेंट बताए ना, भारत सरकार का पर्यावरण मंत्रालय वो EIA करता है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। और इससे होगा क्या, इससे आगे जो है फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट होंगे ये पता चलेगा, और जो आगे डाटा गैप्स होंगे तो वो डाटा गैप्स को भी जो है पहचानेगी। मींस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है डाटा गैप्स को भी भरेगा, और उसके बाद जो है जो भी रिसर्च की जाने वाली होगी तो रिसर्च का जो एनवायरनमेंट है वो भी आगे धीरे धीरे बढ़ेगा। आगे बात करते हैं कि इसको साइन होने में इतना टाइम लगा क्यों, जब 2015 से चल रहा है मामला, तो 2015 से चलते चलते इवन आप देखे होंगे कि सबसे पहली बार जब बातचीत उठी है इसकी 2002 में उठी, 2015 में तो महासभा में प्रस्ताव लाया गया। तो 2002 से और अब जाकर के 2023 में यानी 21 साल लगा इसे साइन होने में। तो इतना समय क्यों लगा कह रहे हैं, तो इसके जो है बड़े छोटे से कुछ 2-3 रीज़न हैं। आप देख लीजिए कि जो मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज हैं इनके जो बेनिफिट्स होंगे उनकी शेयरिंग को लेकर के सारे देशों के बीच में जो है कंसेंसस नहीं बन पा रहा था। तो सबसे ज़्यादा जो कंटेंशियस इशू था, जो मतलब बहस का मुद्दा रहा, वो यही रहा कि जो मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज हैं वो कैसे जो है सब बेनिफिट कैसे सबके साथ शेयर करेंगे। दूसरा जो एक मुद्दा आया कि जो कोस्टल आइलैंड है, तो अब जैसे हमने आपको बताया कि जो है देश की मुख्य सीमा के बाहर कुछ किलोमीटर तक जो है वो आंतरिक सीमा में ही माना जाता है उस देश के समुद्र को। तो कई देश ऐसे कोस्टल आइलैंड्स जो हैं उनके आसपास जो है बहुत आपको मिल जाएगा कि पता चला, देखा होगा आपने जो दक्षिण पूर्व एशिया में बहुत सारी स्ट्रेट्स ऐसी हैं जो दो ज़मीन के टुकड़ों के बीच में ज़्यादा गैप ही नहीं है। या फिर साउथ चाइना सी में आप जाके देखेंगे जब जो स्थिति है वहाँ पे, तो वहाँ ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, तो वहाँ आप देखेंगे फिलीपींस के साथ में, जापान के साथ में चाइना का इसी बात पे झगड़ा रहता है कि हमारी सीमा के अंदर है, ये हमारी सीमा के अंदर है। क्योंकि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं सीमा के वो जो है वो वहाँ पे फुलफ़िल नहीं होते हैं। क्योंकि पता चला कि अगर मान लीजिए कि 100 किलोमीटर के अंदर की रेंज का समुद्र हमारा है, तो 100 किलोमीटर पता चला फिलीपींस से 100 किलोमीटर और चाइना से 100 किलोमीटर के बीच में आइलैंड है। तो इसी बात पे लड़ाई है कि आइलैंड हमारा है कि आइलैंड हमारा है। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी कोस्टल आइलैंड्स को लेकर के, तो एक प्रॉब्लम ये थी।
और तीसरी प्रॉब्लम जो थी जिसकी वजह से ये लेट साइन हुआ वो ये थी कि जो बड़े देश हैं जैसे रशिया है, चाइना है, ये इस एग्रीमेंट पर राज़ी नहीं हुआ। इवन रशिया ने और चाइना ने बाद में छोड़ ही दिया इस ट्रीटी को कि हम इस पर साइन नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि उन्होंने ये माना कि ये जो है ये बायो प्रॉस्पेक्टिंग रिसर्च के काम में जो है हिंड्रेंस पैदा करेगी और कुछ नहीं है। पता चला हमको अभी हम अपने लगाना चाहते हैं कोई रिसर्च प्रोजेक्ट, हमने अपना लगा लिया, बाद में पता चला अब हम वो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कराते घूम रहे हैं, फिर उसके बाद जो है दिक्कतें होंगी उनको। तो उन्होंने ये कह के छोड़ दिया कुल मिला के इस ट्रीटी को। और दूसरी डिबेट जो है डेफिनेशन को लेकर के थी, ये हमने आपको बता ही दिया कि ये देखिए लास्ट में जो पॉइंट है, रशिया विड्रू फ्रॉम द लास्ट स्टेज ऑफ रीचिंग ए कंसेंसस इन IGC 5। जो 5वीं मीटिंग हुई, लास्ट मीटिंग में आकर के रशिया ने इसको छोड़ दिया और बोला कि ट्रीटी डज नॉट बैलेंस कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, की ये ट्रीटी जो है ये कुछ नहीं कंजर्व करती है और ना जो है कुछ सस्टेनेबिलिटी है इसमें। तो इस तरीके से जो है इतना समय इसको जो है इसलिए लग गया साइन होने में। तो यहीं पर जो है हम लोग आज का हमारा वीडियो जो है समाप्त होता है। धन्यवाद।